Assalamualaikum students. Good morning. वालेकुम अस्सलाम अनीला। मैं ठीक हूँ मुनीबा अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम मुनीबा, नफीसा। गुड मॉर्निंग जेनिफर। बेटा मुझे बताइएगा मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? बहुत कम स्टूडेंट्स ऑनलाइन है आज, क्या बात है? जस्ट 8 स्टूडेंट्स आर हेयर। और प्लीज़ बताइए सबसे पहले तो कि मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम बिनेश। गुड मॉर्निंग निम्रा। ओके ठीक है, थैंक यू। चलिए जल्दी जल्दी से आ जाइए। आई हैव जस्ट 8 स्टूडेंट्स हेयर। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर लें तो हम स्टार्ट करेंगे। बाकी स्टूडेंट्स को भी कम्युनिकेट कीजिए कि जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लें। जी बेटा, आई नो मुनीबा, निम्रा, आई नो। ओके, मतलब नहीं आना पढ़ने के लिए, ऐसा है नफीसा? ओके बेटा, चलें फिर मैं लेक्चर अपलोड कर लेती हूँ। मीनवाइल जितने स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे हमें दैट इज़ ओके। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर।
लेक्चर अपलोड हो रहा है बेटा, इट मे टेक 1 or 2 minutes, तो बस फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, फ्रैक्चर की कॉम्प्लिकेशंस हम पढ़ रहे थे, जिसमें अर्ली कॉम्प्लिकेशंस हमने स्टार्ट की थी। अर्ली कॉम्प्लिकेशंस, अच्छा आवाज़ तो आ रही है ना मेरी बेटा? प्लीज़ बताइएगा, आवाज़ आ रही है मेरी? नफीसा, बिनेश, निमरा, आवाज़ आ रही है मेरी बेटा? शॉक हमने पढ़ लिया था, और फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम आपको पढ़ाया था। ओके, थैंक यू। फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम भी मैंने आपको समझा दिया था, एंड होप सो कि आपको क्लियर हो गया है। उसके बाद कंपार्टमेंट सिंड्रोम भी पढ़ाया था। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में जिस तरह से वो मसल्स वीकनेस होती है, किस तरह से हमने प्रेशर को मेजर करना है, वो आपको बता दिया था। फिर मैंने आपको अर्ली कॉम्प्लिकेशन जो छोटी मोटी और हो सकती हैं, डीवीटी है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, डिसैमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन है, वो आपको बता दिया था। ठीक है, बाकी रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है, वो चीज़ें, डिलेड यूनियन, मैल, जो डिलेड कॉम्प्लिकेशंस में से है, मैल यूनियन, नॉन यूनियन या डिलेड यूनियन भी आपको पढ़ाया था मैंने। अच्छा, और आई थिंक के ये चीज़ें पढ़ा दी थी मैंने। इनकी डेफिनेशंस तो पढ़ा दी थी। इन नॉन यूनियन
हाँ, ये आई थिंक मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। बहरहाल इसको हम पढ़ लेते हैं। इन नॉन यूनियन यानी जहाँ पे बोन्स का यूनियन होता ही नहीं है, फिब्रोकार्टिलेज और fibrous tissue exists between the bone fragments. No bone salts have been deposited. बेसिकली रीज़न ये होता है, वजह ये होती है कि कोई फिब्रस कार्टिलेज या फिर कोई भी फिब्रस टिश्यू वो बोन के फ्रेगमेंट्स के दरमियान में आ जाता है, और जो बोन साल्ट्स होते हैं वो ठीक तरीके से प्रॉपरली डिपॉजिट नहीं होते। अ फॉल्स जॉइंट, जिसको हम सूडो आर्थरोसिस भी कहते हैं, ऑफन डेवलप्स एट द साइट ऑफ द फ्रैक्चर। फिर वो जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ होता है वहाँ पे एक जॉइंट किस्म का बन जाता है, ठीक है, इसको हम सूडो आर्थरोसिस कहते हैं। द फिजिशियन ट्रीट्स नॉन यूनियन विद इंटरनल फिक्सेशन, बोन ग्राफ्टिंग, इलेक्ट्रिकल बोन स्टिमुलेशन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थेरेपीज। इंटरनल फिक्सेशन स्टेबलाइजेस द बोन फ्रेगमेंट्स एंड इंश्योर बोन कॉन्टैक्ट। जो फिजिशियन है वो नॉन यूनियन को ट्रीट करते हैं, या तो इंटरनल फिक्सेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, या बोन का ग्राफ्ट लगाना पड़ सकता है, या फिर इलेक्ट्रिकली बोन की स्टिमुलेशन हो सकती है, या फिर इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। और मकसद ज़ाहिर है यही होता है इंटरनल फिक्सेशन का, कि जो बोन के फ्रेगमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ जॉइंट रहें और जो है स्टेबलाइज रहें। द नर्स प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट एंड encouragement to the patient and encourage compliance with the treatment regime. The orthopedic surgeon evaluates the progression of bone healing with periodic x-rays. नर्स का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है, अपने पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, इसके साथ साथ अपने पेशेंट को इनकरेज करती है कि वो जो ट्रीटमेंट रजीम है उसके साथ कंप्लाइंट रहे। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है बेटा कि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होती है, लॉन्ग टर्म बेड रेस्ट हो सकता है, तो इन सारी चीज़ों में फिर पेशेंट थोड़ा सा डीमोटिवेट होना शुरू हो जाता है, तो इनकरेज करना उसे बहुत ज़रूरी होता है। और जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं, ज़ाहिर है बोन की हीलिंग हो रही है ऐसे तो नहीं ना पता लगेगा, तो पीरियोडिकली एक्सरेज परफॉर्म करते हैं ये देखने के लिए कि बोन की हीलिंग कहाँ तक पहुँची है, कहाँ तक नहीं। Nursing care for the patient with the bone graft include pain management and monitoring the patient for possible complications. The nurse needs to reinforce educational information concerning the objectives of the bone graft, immobilization, non-weight bearing exercises, wound care, monitoring for signs of infection, and the importance of follow-up care with the orthopedic surgeon. जो नर्सिंग केयर है, बोन ग्राफ्टिंग अगर की है पेशेंट को, तो उसमें सबसे पहला गोल हमारा यही है कि हमने अपने पेशेंट का पेन मैनेज करना है, पेशेंट को जो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जैसे इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है उसके लिए मॉनिटर करते रहना है। और एजुकेशन देना पेशेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन का फ़ोकस क्या होगा? एजुकेशन का फ़ोकस ये होगा कि जो हमने बोन ग्राफ्ट किया है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मकसद क्या है, क्यों हमने बोन ग्राफ्टिंग की है। आपको इमोबाइल किया है तो उसकी वजह क्या है, आपको अगर नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करने को कहा है तो उसकी वजह क्या है, आपने वो उनकी केयर किस तरह से करनी है। पेशेंट को खुद भी बताना है कि इन्फेक्शन के साइन कौन कौन से हैं, ताकि वो खुद भी ऑब्जर्व कर सके, और जब कभी भी ज़रूरत हो तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास फॉलो अप करें। Nursing care for the patient with electrical bone stimulation focuses on patient education that addresses immobilization, weight-bearing restrictions, and correct daily use of the stimulator as prescribed. इसी तरह से इलेक्ट्रिकल बोन स्टिमुलेशन का प्रोसीजर अगर है तो पेशेंट को एजुकेट करना है अबाउट इमोबिलाइजेशन, कि इमोबिलाइजेशन क्यों ज़रूरी है, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज या वेट बेयरिंग रिस्ट्रिक्शन हमने क्यों की है, और करेक्ट डेली यूज़ ऑफ दी स्टिमुलेटर, अगर पेशेंट को हमने स्टिमुलेटर जिस तरह से प्रिस्क्राइब किया है यूज़ करने को उस तरह से वो प्रिस्क्राइब करे। Avascular necrosis of the bones. Avascular necrosis occur when the bone loses its blood supply and dies. नाम से पता लग रहा है ब्लड सप्लाई वहाँ पे नहीं जा रही, इस वजह से नेक्रोसिस हो जाता है और वो बोन डाई हो सकती है, बोन के टिश्यूज डाई हो सकते हैं। इट में अकर आफ्टर अ फ्रैक्चर विद डिस्ट्रप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द डिस्टल एरिया। या तो वजह वही है, फ्रैक्चर हुआ है, उसके जिस जगह पे हुआ है उसका डिस्टल पोर्शन में ज़ाहिर है ब्लड सप्लाई नहीं जारी, हो सकता है कोई ब्लड वेसल रप्चर हो गई थी, ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पा रही, तो ये सिचुएशन हो सकती है। इट इज़ ऑल्सो सीन, इसके अलावा कहीं अगर डिसलोकेशन हो गई है किसी जॉइंट की,
उस सिचुएशन में आपको ये नज़र आ सकता है। बोन ट्रांसप्लांट की गई है, उस सिचुएशन में नज़र आ सकता है। अगर एक पेशेंट बहुत लंबे अरसे तक हाई डोज कोर्टिकोस्टेरॉइड के ऊपर है, ऐसे सिचुएशन में हमें ये चीज़ें नज़र आ सकती हैं। इसके अलावा क्रॉनिक रीनल डिजीज़ में, सिकल सेल एनीमिया में और दूसरी डिजीज़ हैं जिनकी वजह से अगर वेसल्स डैमेज होंगी तो ब्लड सप्लाई या फिर डिस्ट्रप्शन होगी तो ब्लड सप्लाई बोन को सही से नहीं मिलेगी और बोन का नेक्रोसिस हो सकता है। द डिवाइटलाइज्ड बोन में कोलैप्स और रीएब्जॉर्ब, फिर जो इस किस्म की बोन होगी जिसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा, जाहिर सी बात है उसने तो फिर रिजॉर्ब ही होना है ना, उसने फिर खत्म नहीं हो जाना है। द पेशेंट डेवलप्स पेन एंड एक्सपीरियंस लिमिटेड मूवमेंट। एक्सरे रिवील लॉस ऑफ मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स एंड स्ट्रक्चरल कोलैप्स। ट्रीटमेंट क्या है इसकी? जनरली कंसिस्ट ऑफ अटेम्प्ट्स ऑफ रिवाइटलाइज द बोन विद बोन फ्रेगमेंट्स, प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट्स और ऑर्थोडीसिस। ट्रीटमेंट फिर यही है बेटा कि बोन को हमें फ्रेगमेंट्स को वही है कि जो हमारी अच्छी ब्लड सप्लाई वाली बोन्स होती हैं उसके साथ हम बोन ग्राफ्टिंग कर देते हैं ताकि वो फिर बोन ग्रो होना शुरू हो जाती है। या फिर आर्टिफिशियली जिन्हें प्रोस्थेटिक्स कहते हैं वो हमें यूज़ करनी पड़ सकती है, प्रोस्थेटिक्स के साथ रिप्लेसमेंट करनी पड़ सकती है। इसके अलावा आर्थोडीसिस यानी ये जो जॉइंट का फ्यूजल होता है ये हमने इस्तेमाल मतलब ये थेरेपीज़ हैं या ट्रीटमेंट्स हैं जो हमें यूज़ करनी पड़ सकती हैं। आर्थ्रोडिसिस में बेसिकली हम ये कर लेते हैं कि जॉइंट्स की फ्यूजन का मतलब ये है कि हम जो जॉइंट पे बोन्स होती हैं उनको आपस में जॉइंट कर देते हैं, यानी वहाँ पे मूवमेंट ख़त्म हो जाती है फिर उस जॉइंट की ना, क्योंकि हमने वो दो बोन्स लेके उनको जॉइंट कर दिया। उसका ये फ़ायदा हो जाता है कि वो बोन्स जो हैं हेल्दी बोन जो होती है वो एक दूसरे के लिए मतलब ब्लड सप्लाई का बाइस बन जाती हैं और वहाँ पे हमें फर्दर जो बोन होती है वो अच्छे से ग्रो होना शुरू हो जाती है। Reaction to internal fixation devices. Internal fixation devices may be removed after bony unions has taken place. However, in most patients, devices is not removed until it produces symptoms. Pain and decreased function are the prime indications that a problem has developed. जो internal fixation devices हमने body के अंदर use की हैं वो यूजुअली बेटा यूनियन हो चुका होता है तो हम उसे रिमूव भी कर देते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन कि अगर पेशेंट को कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हम जो है उसे रिमूव करें, अदरवाइज हम ना भी रिमूव करें। जैसे अगर पेन की कंप्लेन कर रहा है पेशेंट बहुत ज़्यादा, उसकी फंक्शन डिक्रीज हो रहे हैं तो ये प्राइम इंडिकेशंस होती हैं कि कोई प्रॉब्लम डेवलप हो गई और अब हमें इंटरनल फिक्सेटर डिवाइस को रिमूव कर देना चाहिए। प्रॉब्लम जो इसमें हो सकती हैं बेटा, सबसे पहले मैकेनिकल फेलियर है, यानी जाहिर है उसको या तो सही से इंसर्ट नहीं किया गया इंटरनल फिक्सेशन डिवाइस को, या फिर उसका जो स्टेबलाइजेशन का मकसद था वो फुलफिल नहीं हुआ, उस डिवाइस को सही से स्टेबलाइज नहीं किया गया बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से मैकेनिकल फेलियर हो सकता है उस डिवाइस का। इसके अलावा बेटा मटेरियल फेलियर हो सकता है, यानी कोई फॉल्टी डिवाइस थी जो फॉल्टी इक्विपमेंट था जो आपने यूज़ कर लिया, या फिर डैमेज डिवाइस थी जो आपने यूज़ कर ली। कोरोजन ऑफ द डिवाइस यानी डिवाइस की अपनी डिवाइस जो है वो डैमेज हो सकती है, जिसकी वजह से प्लस ये है कि वो लोकल इन्फ्लामेशन कॉज कर सकती है, बॉडी के अंदर एलर्जिक रिस्पांस आ सकता है क्योंकि मेटल की चीज़ है ना, तो मेटालिक रिस्पांस मेटल की वजह से एलर्जिक रिस्पांस आ सकता है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोटिक रीमॉडलिंग एडजेसेंट टू द फिक्सेशन साइट, जहाँ पे आपने फिक्स किया था वहाँ पे हो सकता है अगर ऑस्टियोपोरोसिस था पेशेंट को तो ऑस्टियोपोरोटिक रीमॉडलिंग एडजस्टमेंट यानी वो बोन अपनी तरफ से ही, वो जाहिर है ऑस्टियोपोरोसिस होने की वजह से एक बोन की जो होता है ना कि बोन डैमेज हो जाती है तो वहाँ पे एक अपनी ही अलाइनमेंट करके बोन जो है वो रीमॉडल कर लेती है, खुद को उस फिक्सेशन डिवाइस के साथ खुद को एडजस्ट कर लेती है। अगर इफ द डिवाइस इज रिमूव्ड द बोन नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रीफ्रैक्चर रिलेटेड टू ऑस्टियोपोरोसिस, ऑल्टर्ड बोन स्ट्रक्चर एंड ट्रॉमा। अगर हमने डिवाइस को रिमूव करना है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो अगर पेशेंट ऑस्टियोपोरोसिस का है, ऑस्टियोपोरोटिक बोन से, तो हमें उन्हें इन फ्यूचर फ्रैक्चर से किस तरह से हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या फिर बोन का स्ट्रक्चर जो ऑल्टर हो सकता है उस डिवाइस को रिमूव करने के बाद, जैसे मैंने अभी आपको बताया ऑस्टियोपोरोटिक रीमॉडलिंग एडजस्टमेंट हो जाती है ना, तो उसकी वजह से बोन का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, उससे हमें कैसे प्रिवेंट करना है और फर्दर इन लाइफ फर्दर ट्रॉमा से कैसे हमने प्रिवेंट करना है, इन सारी चीज़ों का भी ख्याल रखना है। वालेकुम अस्सलाम सना।
Complex regional pain syndrome. Complex regional pain syndrome is a painful sympathetic nervous system problem. It occurs infrequently, but when it does occur, it is most often in an upper extremity after trauma and is seen more frequently in women. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम के क्या होते हैं? बर्निंग पेन होता है, सिवियर लोकली एडिमा होगा, हाइपरस्थीसिया यानी बहुत ज़्यादा सेंसेशन फील होना शुरू हो जाती है, स्टिफनेस यानी हार्डनेस फील होती है, यानी एक वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है बॉडी की या एक्सट्रीमिटी की वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, एक्सट्रीमिटी की डिस्कलरेशन हो सकती है, वेजोमोटर स्किन चेंजेस यानी जो स्किन है उसके अंदर कुछ चेंजेस आना शुरू होते हैं, जैसे फ्लक्चुएटिंग वार्म, एक बिल्कुल वार्म सी स्किन फील होना शुरू हो जाती है, रेडनेस हो सकती है, ड्राई हो सकती है, ठीक है, स्वेटी हो सकती है स्किन या ब्लूइश साइनोटिक हो सकती है। एंड ट्रॉफिक चेंजेस में क्या क्या हो सकता है? ग्लॉसी शाइनी स्किन यानी बहुत ज़्यादा स्किन इतनी टाइट सी हो जाती है कि वो शाइनिंग करना शुरू हो जाती है, शाइनी स्किन हो सकती है, और इंक्रीज्ड हेयर और नेल ग्रोथ हो सकती है, सारी स्किन की चेंजेस हैं। तो कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, पेनफुल सिचुएशन है, बहुत कम होती है, ज़्यादातर फीमेल्स में होती है, और अगर होती है तो मोस्टली अपर एक्सट्रीमिटी को इन्वॉल्व करती है आफ्टर एनी ट्रॉमा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मैंने आपको बता दी। दिस सिंड्रोम इज फ्रीक्वेंटली दिस इज अ chronic syndrome with extension of symptoms to adjacent areas of the body. It starts from the upper extremity after any trauma, but it may involve the adjacent area of the body. For example, it means like it is started from the upper extremity right side. It may involve the right foot, or it may involve the adjacent body parts of the right side. This disused muscle atrophy and bone deossification may occur with persistent CRPS. अगर पेशेंट को persistently ये सिचुएशन रहती है तो जो मसल्स होते हैं उनकी एट्रोफी भी हो सकती है, और बोन्स जो हैं उनकी डीऑसिफिकेशन भी हो सकती है। Prevention may include elevation of the extremity after any injury or surgery and selection of an immobilization device such as external fixator, and allow the greatest range of motion and function use of the rest of the extremity. Prevention यही है कि कोई भी इंजरी हुई है तो वही चीज़ें जो बार बार समझा रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि उसको फर्दर इंजरी से बचाना है, इमोबाइल करना है, एडिमा से बचाना है, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवानी है, बिल्कुल उसको मतलब डिसयूज़ नहीं कर देना। अर्ली इफ़ेक्टिव पेन रिलीफ मैनेजमेंट में शामिल हो सकते हैं, बिल्कुल ज़ाहिर है पेन रिलीफ पेशेंट को देना। इसके अलावा पेन में भी नीडेड टू कंट्रोल विद एनाल्जेसिक, NSAIDs, corticosteroid or muscle relaxants may also needed. The nurse helps the patient to cope with CRPS manifestations and explore multiple ways to control pain. Heterotropic ossification या myositis ossificans is the abnormal formation of the bone near bones or in muscles in response to soft tissues trauma or fracture after blunt trauma or total joint replacement. हेट्रोट्रॉपिक ऑसिफिकेशन जो है बेसिकली एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ द बोन होती है, यानी बोन एबनॉर्मली किसी जगह पे बन जाएगी। कहाँ पे? या तो मसल्स के अंदर छोटे से बोन के कोई फ्रैगमेंट्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, या फिर बोन के नज़दीक कोई एबनॉर्मल जगह पर एनाटॉमिकल लोकेशन के ऊपर बोन की फॉर्मेशन हो जाती है। होता किस वजह से है कि समटाइम्स सॉफ्ट टिश्यू ट्रॉमा या फ्रैक्चर, स्पेशली ब्लंट ट्रॉमास में क्या होता है कि अगर सॉफ्ट टिश्यू तो डैमेज होता ही होता है, साथ हमें पता नहीं लगता कि बोन जो होती है वो इवन जैसे फ्रैक्चर हुआ, किसी भी किस्म का ट्रॉमा हुआ, फ्रैक्चर हुआ, तो बोन का कोई फ्रैगमेंट मसल के अंदर भी चला जाए तो वो वहाँ पे जो है एबनॉर्मली ग्रो करना शुरू कर देगा, या हमने टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट की है, तो ऐसी सिचुएशन में भी ये चीज़ें हमें देखनी पड़ सकती हैं। ऐसी सिचुएशन में ज़ाहिर है मसल्स पेनफुल होते हैं, और नॉर्मल जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं हो सकती, वो भी लिमिटेड हो जाती है, और मूवमेंट भी लिमिटेड हो जाती है। अर्ली मोबिलाइजेशन में प्रिवेंट इट अकरेंस, ठीक है, अर्ली अगर हम वही चीज़ है, क्योंकि देखिए अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो अगर हम अर्ली अपने पेशेंट को मोबाइल कर लेंगे तो हमें समझ आ जाएगी ना, पेशेंट आपसे कंप्लेन भी करेगा, और अगर वहाँ पे कोई टीयर है, वूंड है, तो उससे निकल के वो चीज़ बाहर भी आ जाएगी। सो अर्ली मोबिलाइजेशन से हम इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। यूजुअली द बोन लीजन रिजॉल्व्स ओवर टाइम, बट द एबनॉर्मल बोन इवेंचुअली मे नीड टू बी एक्साइज्ड इफ सिम्टम्स परसिस्ट। यूजुअली क्या होता है कि वो जो बोन छोटा सा फ्रेगमेंट बनता है बेशक, लेकिन उसके साथ एक लीजन भी ज़रूर बन जाता है, तो वो लीजन यूजुअली खुद ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर बोन का फ्रेगमेंट बन गया है तो इवेंचुअली वो तो ऐसे ख़त्म नहीं होगा ना बेटा। अगर सिम्टम्स परसिस्ट करते रहेंगे तो हमें ऑब्वियसली उसे एक्साइज करके बाहर निकालना पड़ता है।
सो दिस इज़ द रेफरेंस, आपको कॉम्प्लिकेशंस पढ़ा रहे थे अबाउट द फ्रैक्चर। अभी जो है कोई क्वेरी है स्टूडेंट्स आपकी यहाँ तक तो आप मुझसे पूछ लीजिए। वी हैव 10 मिनट्स मोर फॉर आवर क्लास। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अपलोड कर लेती हूँ। व्हाट यू पीपल सजेस्ट? कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड, या फिर ये पूरा जो मैंने आपको मल्टीपल डिजीज़ेज़ पढ़ाई हैं इन तमाम इस पीपीटी में जितनी भी डिजीज़ेज़ पढ़ाई हैं उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। ओके देन नेक्स्ट लेक्चर अपलोड कर लेती हूँ मैं और उसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। Okay, here are some more musculoskeletal disorders which we have to cover. The objectives of our presentation, the remaining content regarding musculoskeletal system or orthopedic nursing are pathophysiology and clinical manifestations of rheumatoid arthritis, assessment and diagnostic findings and medical management of rheumatoid arthritis. We will discuss the nutritional therapy and nursing management of patient with rheumatoid arthritis. Then we will discuss what is gout, what is the pathophysiology and different stages of gout and signs and symptoms of gout, nursing and medical management. Then we will discuss about the osteoarthritis risk factor and pathophysiology and assessment and diagnostic finding, and about the medical and nursing management of osteoarthritis. Then we will move towards the tuberculosis of orthopedics, यानी जो bones होती हैं उनकी भी TB होती है, tuberculosis होती है. We will discuss the tuberculosis of hip and what are the stages of TB in hip. Then clinical manifestations of a patient with TB hip and the diagnostic findings and what is the prognosis. Then management of TB hip. Then we will explain the tuberculosis of spine or vertebral involvement, what are the different patterns of vertebral involvement. Then clinical manifestations of TB spine and its management. Then we will go towards the amputation, what is amputation, what are the different levels of amputations, and the medical and nursing management of amputations.
सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस नाम आप लोगों ने जनरली भी सुन रखा होगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज कॉमनली यूज्ड एज द प्रोटोटाइप फॉर इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस, यानी इनिशियल स्टेज होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस बाद में, यानी उसका एज अ प्रोटोटाइप यूज होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस फॉर द इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस। द इंसिडेंस रेट इज अप्रॉक्सीमेटली 3%, यानी 3% पॉपुलेशन को जो है रोमाटाइड आर्थराइटिस है इस वर्ल्ड में, विद 2 to 3 times ग्रेटर इंसिडेंस इन वुमेन, और ज़्यादा इंसिडेंस इसका वुमेन में है। इन रूमेटाइड आर्थराइटिस द ऑटोइम्यून रिएक्शन प्राइमरीली अकर्स इन द साइनोवियल टिश्यूज। अच्छा, पहले ये सुन लीजिए कि बेसिकली दिस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून रिएक्शन। सो डज एनीवन नो व्हाट डज ऑटो इम्यून मीन्स? ऑटो इम्यून डिजीजेस क्या होती हैं? जनरली किसी को भी जो पता है मुझे बताइए। किसी स्टूडेंट को कुछ पता है कि व्हाट इज ऑटो इम्यून? नहीं मालूम किसी को? ऑटोइम्यून बेसिकली बेटा, या ऑटोइम्यून डिजीज या ऑटोइम्यून रिएक्शन, ऑटोइम्यून ये होता है कि जब आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम वो ही आपके अगेंस्ट हो जाता है, यानी आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम आपके अपने ही टिश्यूज, सेल्स, आपके बॉडी सिस्टम्स उनके अगेंस्ट हो जाता है और उनकी डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देता है। ऑल दीज डिजीजेज जिसमें आपका अपना इम्यून सिस्टम ही आपके अगेंस्ट काम करना शुरू कर दे, दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीजेज और ऑटो इम्यून रिएक्शन। जो रोमाटाइड आर्थराइटिस है, दिस इज ऑल्सो एन ऑटो इम्यून रिएक्शन, जो कि प्राइमरीली साइनोवियल टिश्यूज में, यानी जो जॉइंट्स के अंदर जो साइनोवियल टिश्यूज होते हैं वहाँ से स्टार्ट होता है। फेगोसाइटोसिस प्रोड्यूसेस एंजाइम विद इन द जॉइंट। अभी मैंने आपको बताया इम्यून सिस्टम है, जाहिर है आपको पता है कि वो आपकी ही बॉडी के अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया। जब आप नॉर्मली इम्यून सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ आपने पढ़ा है ना कि आउटर साइड से कोई भी बॉडी में आउटर एलिमेंट आता है तो उसको अब यही प्रोसेस होता है, फेगोसाइटोसिस के थ्रू वो उसको डिस्ट्रॉक्ट करते हैं। बैक्टीरियाज कुछ भी आती है हमारी बॉडी, तो जब ये अपने ही बॉडी के खिलाफ काम करना शुरू हो गए हैं तो यही होता है कि वो अपने ही साइनोवियल टिश्यूज की को फेगोसाइटोस करना शुरू कर देते हैं, उनकी फेगोसाइटोसिस शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट्स के अंदर कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। अब ये एंजाइम्स क्या करते हैं? ये बेसिकली हमारे जॉइंट के अंदर जो मौजूद कोलेजन फाइबर है, जिसका काम है इलास्टिसिटी को मेंटेन रखना, ये उस कोलेजन को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं, उस जॉइंट के अंदर एडिमा करना शुरू कर देते हैं, और वो जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है ना, पूरे साइनोवियल फ्लूइड के इर्द गिर्द एक साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, उसकी प्रोलिफरेशन स्टार्ट कर देते हैं। प्रोलिफरेशन बेटा सिंपल लफ्ज में अगर मैं आपको बताऊं तो यानी उसकी ओवर ग्रोथ, वहां पे भी यानी उस लेयर के साथ साथ वो मोटी होना शुरू हो जाती है, एडिमेटस होना शुरू हो जाती है, ज़्यादा यानी थिकनेस होना शुरू हो जाती है, एंड अल्टीमेटली पेनस फॉर्मेशन। उसकी वजह से वो जो पूरी साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है वो जो हार्डन हो जाती है ना, जब उसे हम कहते हैं बेसिकली पेनस। दिस पेनस डिस्ट्रॉयज कार्टिलेज। अब ये पेनस फॉर्मेशन जो हो जाती है ये क्या करती है, वहाँ पे जो कार्टिलेज हमारी बोन मौजूद है, आप सबको पता है जॉइंट्स के अंदर कार्टिलेज बोन्स मौजूद होती हैं, तो वो उस कार्टिलेज को पहले तो डिस्ट्रॉय ख़त्म करना शुरू करती है और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो बोन्स तक पहुँचना शुरू हो जाती है और बोन्स को भी ख़त्म करना, उसको भी यानी डिस्ट्रॉक्ट करना शुरू कर देती है। अब कॉन्सिक्वेंस इसका क्या है? द कॉन्सिक्वेंस इज लॉस ऑफ आर्टिकुलर सर्फेसिस एंड जॉइंट मोशन। अंडरस्टूड सी बात है, हम सब जॉइंट की नॉर्मल एनाटॉमी भी जानते हैं, एंड वी नो कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कोलेजन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन इन द जॉइंट मोशन। तो जब इस तरह से कार्टिलेज ये सारी चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, हार्डन साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो हार्डन होना शुरू हो जाएगी, इलास्टिसिटी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, तो वो जो हमारी आर्टिकुलर सर्फेसिस होती हैं और जो जॉइंट की मोशन होती है वो आहिस्ता आहिस्ता अपना फंक्शन खो देते हैं। मसल फाइबर्स जो उसके साथ साथ मसल्स के फाइबर मौजूद हैं उनमें भी बेटा डिजेनरेटिव चेंजेस आती हैं, और ऑब्वियसली जो टेंडन और लिगामेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं जॉइंट के साथ, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। यू ऑल नो द एनाटॉमी एंड आई हैव रिवाइज्ड द एनाटॉमी बिफोर स्टार्टिंग द डिजीजेस। सो जो टेंडन और लिगामेंट्स होते हैं वो भी अपनी इलास्टिसिटी और कॉन्ट्रेक्टाइल पावर जो है उसे खो देते हैं, वो भी ख़त्म हो जाती है।
ये बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी है। इतना ज़रूरी नहीं है, ये आपको ना भी याद रहे तो कोई बात नहीं, फिर भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि वही चीज़ जो नॉर्मल बॉडी में, जैसे मैंने आपको बताया था कि इम्यून सिस्टम का काम ही यही है कि बॉडी में कोई भी चीज़ आती है तो हमारे एंटीजन, यानी आउटर साइड, आउटर ऑफ द बॉडी से कोई भी चीज़ आती है वो एंटीजन कंसीडर की जाती है, एंड दैट इज़ प्रेजेंटेड टू आवर टी सेल्स। अब जो टी सेल्स और हमारे बीटा सेल्स होते हैं वो उनकी प्रोलिफरेशन यानी उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, और एंजियोजेनेसिस इन साइनोवियल लाइनिंग। अब ऐसी सिचुएशन रोमाटाइड आर्थराइटिस में हो रही है कि पेशेंट को ज़ाहिर है हमारी बॉडी ने अब हमारे ही अपनी जो चीज़ें हैं उनको एज एन एंटीजन लेना शुरू कर दिया है। तो इसी तरह से वो जो साइनोवियल फ्लूइड है, मैंने आपको बताया, वो सारा का सारा जो है दैट इज़ प्रेजेंटेड एज एन एंटीजन टू द टी सेल्स। तो टी सेल और बीटा सेल्स हमारे प्रोलिफरेशन यानी एक्टिवेट हो जाते हैं, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे एंजियोजेनेसिस इन साइनोवियल लाइनिंग, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन की लाइनिंग है वहाँ पे, वही जो मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पे उसकी प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है, लाइनिंग जो है थिकन होना शुरू हो जाती है। उसी की वजह से स्वेलिंग होती है, स्मॉल जॉइंट्स में पेन होता है, स्टिफनेस होती है, और पेशेंट फटीग्ड होता है। अभी जो न्यूट्रोफिल वाइट ब्लड सेल्स हैं, दे आर द पार्ट ऑफ योर इम्यून सिस्टम, ये भी अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं आपके साइनोवियल फ्लूइड के अंदर आकर, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई होना शुरू होते हैं। दिस इज कॉल्ड सेल प्रोलिफरेशन। और यहाँ पे फिलहाल कार्टिलेज तक इन्वेजन नहीं हुई होती, ठीक है जी। तो इसकी वजह से वार्मथ की फीलिंग आएंगी पेशेंट को, उस जॉइंट पर स्वेलिंग होगी, इफ्यूजन होगा, पेन होगा, मोशन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और पॉसिबली रोमाटाइड नोड्यूल्स भी बनने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद बेटा जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसकी इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाती है, दैट इज कॉल्ड साइनोवाइटिस। अर्ली पेनस इन्वेजन होती है, कॉन्ड्रोसाइट एक्टिवेट हो जाते हैं, और यहाँ पे फिर जो प्रोटीनिएज एंजाइम है उसकी वजह से कार्टिलेज की डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है इस स्टेप में आके। जब ये होता है तो इंक्रीज इन सिवियरिटी ऑफ फिजिकल साइन एंड सिम्टम, यानी ये जो पेन था, लॉस ऑफ मोशन थी, ये सारे साइन सिम्टम पहले थोड़े माइल्ड थे, इस स्टेज पे आके जब साइनोवाइटिस होना शुरू हो गया, और जो कार्टिलेज के जैसे कंट्रोसाइट्स क्या हैं, वो जो कार्टिलेज के जो वो सेल्स से उनको भी डैमेज करना शुरू कर देगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी वजह से पेशेंट के जो साइन सिम्टम है वो ज़्यादा सिवियर आना शुरू हो जाते हैं। फिर बेटा सब कॉन्ड्रल बोन इवोर्जन, वही चीज़ के जो कार्टिलेज बोन है उस तक वो पहुंचना शुरू होगा। पहला वो हार्डन लेयर बन जाएगी कार्टिलेज के नीचे, पेनिस फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, और जो वहाँ पे लिगामेंट्स थे, टेंडन थे, उनकी इलास्टिसिटी, उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जॉइंट इनस्टेबल होगा, कॉन्ट्रैक्चर्स बन सकते हैं, रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज होगी, और सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस यानी ओवरऑल बॉडी के अंदर भी कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी, ये इट वाज द पैथोफिजियोलॉजी। पहले मैंने आपको थोड़ा सा रिटन फॉर्म में करके उसे मैंने समझाया कि इस तरह से डायरेक्ट शायद आपको समझ ना आता। उसके बाद मैंने पिक्टोरल फॉर्म में आपको जो है इसको समझाया। तो किसी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई क्वेरी हो, फिलहाल मैंने सिर्फ पैथोफिजियोलॉजी आपको पढ़ाई, रोमाटाइड आर्थराइटिस की, किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ लीजिए। और इट्स नाउ अटेंडेंस टाइम, तो जो भी स्टूडेंट प्रेजेंट हैं वो अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दीजिए।
ओके स्टूडेंट्स, अटेंडेंस मार्क कर दी है मैंने। किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी नहीं है यहाँ तक रिगार्डिंग पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रोमेटॉइड आर्थराइटिस? किसी स्टूडेंट के कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। ओके चलें, किसी की कोई क्वेरी नहीं है तो फिर इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।